इंस्ट्रक्टर ने फाइट शुरू करने से पहले लड़कों को इकट्ठा कर लिया। पिछले हफ्ते से आप लोगों को एक दूसरे से लड़ने का मौका मिल रहा है। इस लड़ाई में आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि लड़ाई के बारे में ज़बानी कलामी सीखने और अमली तौर पर लड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। वो चीज जो उस्ताद के पढ़ाने और समझाने से दिमाग में नहीं बैठती, अपने साथी की मार से बचने के लिए जल्द समझ में आ जाती है। इस तरह ये बात भी याद रहे कि कोई फन, कोई भी काम उस वक्त तक आप नहीं सीख सकते जब तक आप उसे अमल में न ले आए। और आप लोगों को आपस में लड़ाने का भी यही मकसद है। इसलिए इस लड़ाई को बतौर खेल लेना है। ये न हो कि इस हार जीत को अना का मसला बना लो और पता चले कि रूटीन में भी ये लड़ाई आप लोगों के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रही है। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, आप लोगों में काफी लड़के बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। कुछ को ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, मगर ये याद रखना कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मुकम्मल तौर पर उबूर हासिल हो गया हो, और ना ही हो सकता है, चाहे वो कितना अच्छा ही क्यों ना हो जाए। उसे हम यही कहेंगे कि पहले से बेहतर हो गया है और बस। मेरी उम्र इस काम में बीत गई है, लेकिन आज भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं मुकम्मल हूँ। बाकी लड़ते हुए आप तमाम एक बुनियादी गलती करते हो कि मुखालिफ को चोट लगाने के दौरान अपने दिफा से गाफिल हो जाते हो। इसका नुकसान ये होता है कि एक मुक्का अगर मुखालिफ को लगे तो एक ज़रब आपको भी पड़ जाती है। इस्माइल मेरे पास आओ। उसने इस्माइल को अपने पास बुलाया। मुझ पर हमला करो। इस्माइल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसे मुक्का रसीद करने की कोशिश की, जिसे अपने दाएं हाथ पर रोकते हुए उसने बाएं हाथ से एक जवाबी पंच इस्माइल के चेहरे पर जड़ दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। पीछे हटने के दौरान उसके दोनों हाथ नीचे हो गए थे। शमशाद जो इंस्ट्रक्टर था, उसने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी दाएं किक उसके चेहरे पर जड़ दी। इस मर्तबा इस्माइल चोट ना सहार सका और उलट कर पीछे जा गिरा। इंस्ट्रक्टर क्लास की तरफ मुतवज्जे हुआ। समझ आई कुछ? तमाम बैक आवाज बोले, जी सर। उसने कहा, इस्माइल तुम सब में अच्छा लड़ाका है, लेकिन ये गलती इसमें भी पाई जाती है। हमला करते हुए तो इसने दाएं हाथ से मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर अपने चेहरे को जर्ब से बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। हालांकि इसे चाहिए था कि दाएं हाथ से हमला और बाएं हाथ से अपना दिफा करता। ये इसकी पहली गलती थी। दूसरी गलती, चोट खाने के बाद ये अपने अनबैलेंस कदमों को सहारने लगा, जबकि उस वक्त इसे मेरी पेशकदमी पर नजर रखते हुए उसका सद्देबाब करने की जरूरत थी। याद रखें, दिफा हमले से ज्यादा अहम है, क्योंकि बचोगे तो मार पाओगे ना। इसके साथ एक और बुनियादी गलती ये है कि अक्सरियत ऐसे लड़कों की है जो मुक्का मारते या खाते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और इस गलती के होते हुए आप एक अच्छा लड़ाका नहीं बन सकते। इस गलती को दूर करने के लिए जोड़ियों की सूरत में आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के चेहरे पर हल्की हल्की जरबे लगाओ और इस दौरान अपनी आंखें खुली रखो। इसका एक फायदा तो ये होगा कि हमले या दिफा के वक्त आपकी आंखें बंद नहीं होंगी। दूसरा, आपका चेहरा भी सख्त हो जाएगा और उसमें चोटें सहारने की कुव्वत बढ़ जाएगी। एक अच्छा लड़ाका वही होता है जो मारने से ज्यादा मार खाना जानता हो। बाकी हम आपको कोई मखसूस फन नहीं सिखा रहे। ये लड़ाई का वो तरीका है जो आपको आम जिंदगी में काम देगा। ये सीख कर बेशक आप बॉक्सिंग रिंग में किसी बॉक्सर का सामना नहीं कर सकेंगे और जल्द ही फाउल खेलने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मगर इसमें भी शक नहीं कि रिंग के बाहर वो बॉक्सर ज्यादा देर आपका सामना नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो सिर्फ बॉक्सिंग जानता होगा, जबकि आप इसके अलावा भी बहुत कुछ जानते हो। अब कल मैं चेक करूंगा कि तुम में से किसको इन बातों की समझ आई है और कौन है जो इन्हें अमली तौर पर भी अपना सका है। फिलहाल आप लोगों की लंच ब्रेक का टाइम हो गया है, इसलिए आराम करो। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम जमाना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। वाह, कितनी प्यारी सुर्खी दी है अखबार ने। सेठ फाजिल आवाज़ बुलंद अखबार पढ़ने लगा। दफ्तर से घर जाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर की कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग, जिसके नतीजे में इंस्पेक्टर मौके पर हलाक।
तफसीलात के मुताबिक मशहूर इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन रात गए थाने से घर जा रहा था। चौक पर जब सुर्ख बत्ती पर रुका तो नामालूम अफराद की जानिब से चलाई गई गोलियों की वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजरिमों की तादाद 2 थी और वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। इंस्पेक्टर साहब पर पिस्तौल से 3 गोलियां चलाई गईं, जिनमें 2 गोलियां उन्हें कंधे पर लगीं और तीसरी सर में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत सर में लगने वाली गोली से हुई। पुलिस जराए ने एक फर्जशनास, ईमानदार और मुहिब्बे वतन इंस्पेक्टर के कत्ल पर गहरे गमो गुस्से का इजहार किया है। डीआईजी पुलिस ने जल्द अज जल्द उसके कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। बड़ी बात है भाई, अब तो हमें डरना चाहिए। डीआईजी पुलिस तो बहुत बड़ी बला होती है। फाजिल खान ने अखबार लपेटकर सामने पड़ी टेबल पर रख दिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। दरवाजा खुला और शेरा अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, आओ भाई शेरे, कैसे हो? फाजिल खान उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। शेरे की जिंदगी में पहली दफा ये हो रहा था कि फाजिल खान ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसके इस्तकबाल के लिए भी खड़ा हुआ। शेरा मुसर्रत से लरसते हुए बोला, प्लीज सेठ साहब गुनाहगार न करें, मैं तो आपका अदना सा गुलाम हूँ। सेठ ने कहा, शेरे भूल जा पुरानी बातों को, तूने सही मानों में हमारे दस्ते रास्त होने का हक अदा किया है। अब हम तुझे उस मकाम पर पहुँचाएंगे जिसका तूने तसव्वुर भी नहीं किया। शेरा बोला, सेठ साहब पहले भी आपकी नवाजिशें गुलाम पर कुछ कम न थीं। उसके लहजे में खुशामद का अंसर नुमाया था। सेठ ने कहा, अच्छा बैठो और हमें पूरी बात तफसील से बताओ। फाजिल खान की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। जवाबन शेर खान उसे तफसील से अपने कारनामे के मुतालिक बताने लगा। दरम्यान में कई जगह फाजिल खान की आवाज उसे दाद देने के लिए बुलंद हुई और जैसे ही उसकी बात खत्म हुई फाजिल खान ने उठकर उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश शेरे, हम तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं और इस खुशी में नई लैंड क्रूजर तुम्हारी हुई। शेरा खुशी से लरसता हुआ बोला, बहुत शुक्रिया सेठ साहब। सेठ ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है शेरे, आगे देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। वो बोला, सेठ साहब सुना है इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन का काम तमाम हो गया है। सेठ फाजिल बोला, ये तो होना था शेरे, उसने ललकारा किसे था, धमकी किसे दी थी? सेठ फाजिल अली खान को, और ऐसे बंदे ज्यादा अरसा जमीन पर नहीं चल सकते। शेरे ने पूछा, किसी को हम पर शक तो नहीं हुआ सेठ साहब? सेठ फाजिल ने कहा, हम पे कोई शक कर सकता है? सबका ध्यान NON की तरफ जाएगा। गो पुलिस वाज़े तौर पर किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये यकीनी बात है कि उन्हें 100% NON पर शक है। शेरे ने कहा, सेठ साहब क्यों ना हम किसी अखबारी रिपोर्टर को कह दें कि ये कहानी बतौर फीचर शाया करवा दें और NON और AMP की दुश्मनी को हवा देने की कोशिश करें। सेठ ने कहा, ये हो चुका है शेरे, शाम का अखबार देखना कैसे मिर्च मसाले से भरा होता है। शेरा बोला, अब मेरे लिए क्या हुक्म है सेठ साहब? सेठ ने कहा, फिलहाल आराम करो और अजब खान को भी 2 दिन आराम करने दो, उसे 15-20 हजार इनाम भी देना। शेर ने कहा, ठीक है सेठ साहब, और मुअद्दबाना अंदाज में सेठ को सलाम करता हुआ बाहर निकल गया। आंखें खुलने पे उसने खुद को अकेला पाया। सर हिलाने ही से उसे तकलीफ का एहसास हुआ और वो सर को छूने लगी। पट्टी बंधी देखकर उसे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा चुकी है। जख्मी होने की वजह से ही उसे चारपाई की सहूलत मिली थी, वरना तो वो जानती थी कि जासूस के साथ क्या सलूक किया जाता है। उसने लेटे लेटे कमरे का जायजा लिया। वो छोटा सा कमरा था, साजो सामान से आरी। अपने दोनों मुलाजिम भी उसे नजर नहीं आ रहे थे। उसने सोचा, जाने बच भी सके हैं कि नहीं, और महाराज को भी नामालूम मेरी गिरफ्तारी के बारे में इल्म हुआ है कि नहीं। वो इसी सोच में गुम थी कि दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। आने वाले के बदन पर सफेद कोट देखकर उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी न हुई कि वो डॉक्टर है। डॉक्टर ने उसे तफसील से चेक किया और चेकअप से फारिग होकर नरम लहजे में पूछा, सर में ज्यादा तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? वो साफ गोई से बोली, नहीं डॉक्टर साहब। आखिर तकलीफ के बहाने वो कब तक तफ्तीश से बचती? ये उसका अपना किया धरा था और वो हर सजा भुगतने को तैयार थी। अगर पाशा की बात मानते हुए जल्दी निकलने की कोशिश करती तो उसे ये वक्त न देखना पड़ता। कीमती जेवरात, नकदी और अहम दस्तावेजात को संभालने के बाद भी अगर वो घर से निकल आती तो एजेंसी के हाथ आने से बच सकती थी। मगर बदकिस्मती से वो हर किस्म के सबूत और शवाहिद मिटाने पर तुल गई। गाड़ी से पेट्रोल निकालकर तमाम कमरों में छिड़काना, आग लगाना, इस काम में बहरहाल इतनी देर हो गई कि वो बर वक्त न निकल सकी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एजेंसी वाले इतनी तेजी दिखाएंगे। बहरहाल अब वो दुश्मन के रहमो करम पर थी और अपने अंजाम से अच्छी तरह वाकिफ थी।
थी। डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद एक आदमी कुर्सी उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 और आदमी भी थे। दरमियानी कामत और वजीह चेहरे वाला जवान कुर्सी पर बैठ गया, जबकि दूसरा उसके साथ मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। पार्वती को अंदाजा करने में दुश्वारी न हुई कि सीनियर कौन हो सकता है। कुर्सी लाने वाला खामोशी से बाहर निकल गया। खूबसूरत जवान चंद लम्हों तक उसे खामोशी से घूरता रहा। इस दौरान उसने भी उससे नजरें नहीं चुराई थी। वो दिलकश और मासूम चेहरे की मालिक थी। उसने अपने चेहरे पर तासुरात भी ऐसे सजा लिए थे कि देखने वाला हमदर्दी महसूस किए बगैर न रह सके। मगर चंद लम्हों बाद ही उसे अंदाजा हो गया कि वो खूबसूरत जवान किसी और कैटेगरी का आदमी है। उसने गुफ्तगू की इब्तिदा की, तुम्हारा नाम? अपनी मुतरन्नम आवाज में उसने मजीद नगमगी समोते हुए कहा, पार्वती। जवान ने पूछा, कब से हो यहाँ पर? वो बोली, करीबन 2 साल से। उसने पूछा, तुम्हारा काम क्या है? वो बोली, बॉस की मंजूर नजर थी और मेरा काम उसी को खुश रखना था। जवान ने कहा, इस मर्तबा जवाब झूठ था, तो लाजिमन अपने बॉस की मंजूर नजर होगी और मुझे इससे कोई गरज नहीं। अपना असल काम बताओ। याद रहे, अगर इस मर्तबा भी झूठ कहा। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो बोली, मैं हसास इदारों के ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होती रही हूँ। जवान ने पूछा, इसके अलावा? वो बोली, मुख्तलिफ सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए भी मुझे इस्तेमाल किया जाता रहा। इस मकसद के लिए उनके साथ मेरी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस तैयार की जाती थी, जिसके बल पर हम उनसे रकम और मुख्तलिफ फवायद हासिल करते थे। जवान ने पूछा, रकम? वो बोली, जी, बेरोजगार जवान जिनसे हमने मतलब का काम लेना होता, उन्हें देने के लिए वही रकम काम आती। इसके अलावा भी काफी मसारिफ होते हैं, जैसे आप लोगों से बचने के लिए हमें मुख्तलिफ रिहाइश गाहों का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। इसकी मद में भी काफी रकम की जरूरत पड़ती है। नौजवान ने पूछा, अब तक तुम्हें कितने ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है? उनसे कौन कौन सी अहम दस्तावेजात तुमने हासिल की हैं और वो दस्तावेजात अब कहाँ हैं? वो बोली, सबसे पहले मुझे जमाल अहमद नाम के ऑफिसर से मुतारिफ करवाया गया था। वो अपने महकमे का हेड था, लेकिन उससे माली फवायद के अलावा हम कुछ हासिल न कर सके। बाद में हमारी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली थी, जिसे उसके वुरसा ने हार्ट अटैक का नाम दे दिया। उसके बाद बाबर सलीम था जो उसकी जगह महकमे का हेड बना। उसने आसानी से हमारे मुतालिबात पूरे कर दिए। उससे हासिल होने वाली दस्तावेजात हमने अपने वतन भिजवा दी हैं। अलबत्ता उसे ब्लैकमेल करने का सामान उसी वैगन में था जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ। नौजवान ने कहा, अब लगे हाथों उन सियासतदानों के नाम भी बता दो जो तुमसे मुस्तफीद हो चुके हैं। वो बोली, मुकर्रम यज़दानी, अजमल अली शाह और मनान आफंदी। नौजवान ने पूछा, तुम्हारा बॉस कहाँ मिलेगा? वो बोली, ये मालूम करना तो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता हादसे से पहले मैं जहाँ जा रही थी वो ठिकाना बता सकती हूँ, लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बाद तो उन्होंने यकीनन ठिकाना बदल दिया होगा। नौजवान ने कहा, पहले वाला ही बता दो, बल्कि जितने ठिकानों का मालूम है तमाम के बारे में बता दो। पार्वती मुख्तलिफ ठिकानों के नाम बिला झिझक बताने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि पाशा जैसा जीरक आदमी पार्वती की गिरफ्तारी के बाद कभी भी उन ठिकानों को इस्तेमाल में न लाता। उसके बताए हुए तमाम एड्रेस इमरान ने आतिफ के इशारे पर बेदिली से नोट कर लिए। आतिफ ने कहा, अच्छा, ये तो बॉस के मुख्तलिफ ठिकानों के एड्रेस थे। इसके अलावा भी आम या खास कारकुनों के एड्रेस तुम्हें मालूम होंगे, वो भी नोट करवा दो। इस मर्तबा उसने चंद लोगों के एड्रेस नोट करवा दिए। आतिफ ने पूछा, कराची के अलावा किस किस जगह पर आप लोगों का नेटवर्क फैला हुआ है? वो बोली, ऐसी बातें सिर्फ बॉस के इल्म में हैं। आतिफ ने कहा, तुम एक मर्तबा फिर डंडी मारने की कोशिश कर रही हो। इस दफा उसका लहजा धमकी का रंग लिए हुए था। पार्वती गड़बड़ा गई, बोली, मैं सच कह रही हूँ। इतनी कम उम्री में उसे बहुत से मर्दों का तजुर्बा हो चुका था। वो चेहरा देखकर आसानी से बता सकती थी कि कौन कितने पानी में है। इस खुशशक्ल मर्द के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी जो उसे झूठ बोलने से रोक रही थी और जिसकी धमकी नजरअंदाज करने के काबिल नहीं थी। गैर मुतवक्के तौर पर वो आसानी से मान गया। बोला, मान लेता हूँ। पार्वती दिल लुभाने वाले लहजे में बोली, थैंक्स जी। मगर आतिफ पर उसके लहजे का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने अंदाज में मुख्तलिफ सवालात पूछता रहा। ऐसी औरतों की नफ्सियात से उसे अच्छी वाकफियत थी और उन्हें हैंडल करना वो खूब जानता था। सवालात मुकम्मल करके वो इमरान से मुस्तफसिर हुआ, तुम्हारा कोई सवाल है? उसने इनकार में सर हिला दिया, नहीं सर। आतिफ ने कहा, ओके मिस पार्वती, या जो भी तुम्हारा नाम है, फिलहाल तुम्हारी बातों की तस्दीक की जाएगी। अगर सही साबित हुई तो शायद कोई रियायत हासिल कर लो। इसके बरक्स होने की सूरत में मेरा ख्याल है तुम जानती हो। आतिफ इमरान को साथ लिए कमरे से निकल गया, जबकि पार्वती अपने भगवान से दुआएं मांगने लगी कि इन मालूमात की तस्दीक हो जाए, वरना उसके आगे एक ऐसा सवालिया निशान था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। उसे सबसे ज्यादा खौफ अपने चेहरे के बिगड़ने का था। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका हसीन चेहरा होता है। वो तशद्दुद तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर बदसूरती और बुढ़ापा उससे बर्दाश्त नहीं होता।
जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।